मार्क्स दूसरा देना लेकिन पार्टिसिपेट हाँ देख के बोल रहे हैं तो देख विजिबल है ये सर यार। हेलो हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। सबको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, स्क्रीन विजिबल है। अभी मास्क चेंज करेंगे, उसके बाद और अच्छी आवाज आएगी। लोकल है सर, छोटा है ना सर। सही, छोटे छोटे मास्क हो गया सर। हाँ जी बच्चों, चालू करें अब। कोरोना के तो हाल बढ़िया ही हैं, इंसान बेहाल हैं। पुष्पेंद्र जी, अब देखो ये जो टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, ये तो अपने को स्लाइड से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ खास चीज है नहीं। ठीक है, नंबर की क्या जरूरत है, आपको सारे जो डाउट्स हैं वो तो आपके ई सॉल्यूशन ऐप पे हाथों हाथ ही क्लियर हो जाते हैं, ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है जी। अब इसमें मजा नहीं आ रहा बच्चे, पर जैसे आप लोग कह रहे हो कि सर ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा लग रहा था, ऑफलाइन में तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन कोशिश करें, अभी अपने हालात ही ऐसे नहीं है ऑफलाइन शुरू करने के, है ना। इसलिए अब थोड़े से अब स्थिति क्लियर हो जाएगी, जब मरीज थोड़े कम हो जाएंगे तब अपन फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए जब आगे पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले अपने पास है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। क्या दे रखा है अपने को यहाँ पर दे रखा है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडी अपन पहले ही पढ़ चुके थे, एंटीबॉडी पहले ही पढ़ चुके थे। कौन कौन सी एंटीबॉडी थी? सबसे पहली एंटीबॉडी है IgA। कौन सी एंटीबॉडी पढ़ रहे हैं अपन? IgA। ठीक है, IgA एंटीबॉडी अपने टोटल क्वांटिटी में कितनी होती है? अब सबसे पहले तो आपको IgA की फुल फॉर्म नोट कर लेनी चाहिए। इसको अपन बोलते हैं, I मतलब इम्यूनो, G मतलब ग्लोबुलिन, A मतलब अल्फा। तो ये होती है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। क्या होती है? IgA मतलब क्या है? A फॉर अल्फा। यहां लिख दूं तो A का मतलब क्या है, यहाँ पर अल्फा है। D का मतलब क्या है, यहाँ पर डेल्टा है। D का मतलब क्या है, यहाँ पर डेल्टा है। भाई IgA की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, IgA की फुल फॉर्म पूछे IgA, तो क्या बोलेंगे अपन? इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। अब क्लियर है? फुल फॉर्म ऑफ IgA क्या हो जाएगा? इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। IgD क्या हो जाएगा? इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, IgA जो होती है ये 10% होती है। IgA कितनी है? IgA 10% है, और इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रॉम। ये कोलोस्ट्रॉम्स में प्रेजेंट होने वाली एक प्राइमरी एंटीबॉडी होती है।
अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं अल्फा ग्लोबुलिन कॉपर कैरियर। ये वो वाला ग्लोबुलिन नहीं है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिसको बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन। समझ रहे हो आप? वो चीज अलग ही है। कोलेस्ट्रॉम होता है मदर का फर्स्ट मिल्क, मदर फर्स्ट मिल्क। जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके डिलीवरी हुई है, आज ही उसके एक बेबी प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके जो फर्स्ट मिल्क जो सीक्रेट होगा मदर से, वो येलो कलर का होता है और उसके अंदर ढेर सारी आईजीए एंटीबॉडी होती है। और हम ये बात करते हैं, ये एक तो कोलेस्ट्रॉम में होती है, कोलेस्ट्रॉम मतलब मदर फर्स्ट मिल्क। इसके अलावा ये सलाइवा में भी मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सलाइवा में मिलती है। इसके अलावा ये आईजी एंटीबॉडी म्यूकस में भी मिलती है। इसके अलावा ये आपके पसीने में भी होती है, स्वेट में भी होती है, और टीयर में भी होती है, और टीयर्स में भी होती है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? सीक्रेटरी एंटीबॉडी। क्या बोल सकते हैं? सीक्रेटरी एंटीबॉडी, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बॉडी सीक्रेशंस। बॉडी सीक्रेशन में प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? सीक्रेटरी एंटीबॉडी। यहां पर MW का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट। MW का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,70,000 डाल्टन। 1,70,000 डाल्टन ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, तो ये किसको प्रोटेक्ट करेगी? ये प्रोटेक्ट करेगी म्यूकस मेम्ब्रेन को। इसके अलावा हमने देखा कि ये स्वेट वगैरह में भी है, तो ये आउटर बॉडी सरफेस को भी ये प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि जो भी पैथोजन इनहेल्ड मतलब हवा के थ्रू जो जा रहे हैं, सांस के थ्रू जो जा रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे इनहेल्ड पैथोजन। और जो पैथोजन फूड के थ्रू जा रहे हैं उनको बोलेंगे इंजेस्टेड पैथोजन। तो इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजन से ये हमको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये हो गई अपने पास कौन सी? आईजीए। मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस हैवीएस्ट कौन सी है, लाइटेस्ट कौन सी है, ये याद रखने हैं आप। अब देखो, दूसरी एंटीबॉडी है आईजीडी। ये 1 to 3% होती है, 1 से लेकर 3% होती है। और ये बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर भी मिलती है। बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर भी मिलती है। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। जैसे बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर मिलेगी, इसको अपन बोलेंगे आईजीडी। और काम है इसका एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। काम क्या है इसका? एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट या डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शंस। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो आईजीडी है वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिव कराने का भी काम करती है। और कोरोना अगर इनहेल होगा तो भी आईजीए काम करेगी उसके अगेंस्ट, आईजीएम भी काम करेगी उसके अगेंस्ट। अपन देख रहे हैं आईजीडी एंटीबॉडी कहाँ पर प्रेजेंट है? बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर। और इसीलिए अपन इसको क्या कह सकते हैं? इसको अपन कह सकते हैं सरफेस एंटीबॉडी। इसको अपन बोल सकते हैं सरफेस एंटीबॉडी, क्योंकि ये प्रेजेंट रहती है किसकी सरफेस पर? ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। और आगे देखो, ये एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट करती है और इम्यून रिएक्शंस का मैचुरेशन भी करती है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये अपनी बी लिम्फोसाइट है। ये यहाँ पर अपने पास है बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर जो एंटीबॉडी होती है, इसको अपन बोलते हैं आईजीडी। ये वाली, ये एंटीबॉडी जो है वो है आईजीडी। और ये जो आईजीडी एंटीबॉडी है, ये एंटीजन को पकड़ती है। ये इसने एंटीजन को पकड़ा
और एंटीजन को पकड़ने के बाद ये स्टिमुलेट करती है किसको, बी लिम्फोसाइट को। इसके बाद ये स्टिमुलेट करती है किसको, बी लिम्फोसाइट को, और उसके बाद फिर अपनी इम्यून रिएक्शंस चालू होती है। इसके बाद अपनी इम्यून रिएक्शन चालू होती है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सरफेस एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, सरफेस एंटीबॉडी। तो बी लिम्फोसाइट को एक्टिव कराने का काम, बी लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे तो दो तरह की एंटीबॉडी यहाँ पर काम आएगी। एक आएगी IgD और दूसरी आएगी IgM। एक होगी IgD और दूसरी कौन सी होगी, IgM। ये ध्यान रखना है अपने को। दो एंटीबॉडी है जो बी लिम्फोसाइट को एक्टिव कराती है, एक IgD और एक IgM। फिर आगे अपन देखते हैं IgE। आगे अपनी एंटीबॉडी कौन सी है, IgE है। इसको अपन बोल सकते हैं एप्सिलॉन एंटीबॉडी, और इसको अपन बोल सकते हैं एलर्जिक एंटीबॉडी। इसको बोला जा सकता है एलर्जिक एंटीबॉडी, और ये सबसे कम अमाउंट में है, 0.05। सबसे कम अमाउंट में है 0.05%। अब देखो, ये मास्ट सेल के साथ लिंक होती है और मास्ट सेल को स्टिमुलेट करके ये फिर सीक्रेट कराती है किसका, स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल, और फिर हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह ये सीक्रेट कराती है और एलर्जिक रिएक्शंस को स्टार्ट कराती है। इसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी IgE का नंबर बढ़ जाता है। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो IgE एंटीबॉडी है ये मास्ट सेल के पास जाएगी। भाई बी लिम्फोसाइट एक तो टी हेल्पर से भी एक्टिव हो सकती है, इसके अलावा बी लिम्फोसाइट के ऊपर एंटीबॉडी भी तो है IgD। अगर उसने एंटीजन को पकड़ा वो भी बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करेगी। मतलब बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो IgD से और दूसरा टी हेल्पर सेल से। अब क्लियर हो गया। मास्ट सेल आप एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में। ये एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मास्ट सेल के ऊपर जब IgE अटैच होती है, जब मास्ट सेल पे IgE अटैच होती है तो एलर्जिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर किसी इंसान के ब्लड में IgE का अमाउंट बढ़ा हुआ है तो समझ जाओ कि उसको क्या हो रही है, उसको एलर्जी हो रही है। इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन इसको कहा जाता है। अब देखो, ये जो है मॉलिक्यूलर वेट इसका 1,88,000 डाल्टन है। अब आगे अपन बात करें IgG। ये IgG जो है ये सबसे हल्की एंटीबॉडी होती है, लाइटेस्ट। सबसे हल्की एंटीबॉडी होती है लाइटेस्ट एंटीबॉडी जिसको अपन बोलते हैं IgG। और हल्की होने की वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। हल्की होने की वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और ये एंटीबॉडी ज्यादातर ब्लड में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, ब्लड में मिलती है, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी मिलेगी। और सबसे ज्यादा देखो परसेंटेज वाइज यही है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,46,000 डाल्टन है। अब ये एंटीबॉडी पहली बार मदर से फीटस को रिसीव हो सकती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं फर्स्ट रिसीव्ड एंटीबॉडी। क्या बोल सकते हैं इसको, इसको अपन बोल सकते हैं फर्स्ट रिसीव्ड एंटीबॉडी। फर्स्ट रिसीव्ड एंटीबॉडी ये होती है IgE, क्योंकि ये बच्चे को, अगर बच्चे में इन्फेक्शन है, मान लो कोई प्रेग्नेंट फीमेल है वो इन्फेक्ट हो गई, तो और अगर उसका बच्चा भी इन्फेक्ट हो गया तो मदर IgG एंटीबॉडी बनाएगी, इम्यूनोग्लोबिन गामा।
आईजीजी क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबिन गामा। तो मदर बनाएगी आईजीजी और वो आईजीजी फिर प्लेसेंटा क्रॉस करेगी और फिर वहां पर जो पैथोजन होगा बच्चे के अंदर उसको खत्म करेगी। अब प्लेसेंटा क्यों क्रॉस कर सकती है, क्योंकि ये सबसे हल्की होती है, लाइटेस्ट होती है। तो अगर बच्चा इन्फेक्ट हुआ और वो मदर के अंदर ही है, अभी अभी उसकी बर्थ नहीं हुई है, तो अगर बर्थ नहीं हुई है तो बताइए सबसे पहली एंटीबॉडी जो उसको बचाने जाएगी वो कौन सी होगी, आईजीजी। और आईजीजी जो इम्यूनिटी है इनेट में नहीं मानी जाएगी है, क्योंकि ये एंटीजन के लिए स्पेसिफिक बनती है। और याद करो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, इनेट स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड स्पेसिफिक होती है ना, और ये जो आईजीजी है ये किसी खास पैथोजन के अगेंस्ट ही बनी है ना, और खास पैथोजन के अगेंस्ट बनी है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रिसीव्ड एंटीबॉडी। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं अपन। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके फंक्शन क्या हैं। भाई देखो यहाँ पर है, टू प्रोवाइड इम्यून पावर टू ह्यूमन एम्ब्रियो। ह्यूमन एम्ब्रियो को बताएंगे। स्ट्रक्चर तो मैं कल ही पढ़ा चुका हूँ, आपको पहले ही पढ़ा दिए थे, मोनोमर, डाइमर, पेंटामर। अब आगे अपन देख रहे हैं कि ये स्पेसिफिक लिंकेज भी फैगोसाइटिक सेल्स के साथ इस्टेब्लिश करती हैं, और जो भी एंटीजन ये पकड़ती हैं उसको फैगोसाइटिक सेल्स को इंट्रोड्यूस कराने का काम करती है। मतलब मैक्रोफेज वगैरह को ये अट्रैक्ट करेंगी ताकि मैक्रोफेज इनके ऊपर चिपके हुए एंटीजन को पूरी तरह से खत्म कर सके। तो अपन देख रहे थे आईजीजी, और उसके बाद अपन बात करेंगे आईजीएम। अभी अपन यहाँ पर आईजीई की बात करें तो जैसे अपन देखते हैं कि ये एंटीबॉडी है आईजीई, ये एंटीबॉडी है आईजीई, और इसने पकड़ा है एक एलर्जन। इसने पकड़ा है एक एलर्जन, और अब ये भाग के जाती है मास्ट सेल के पास। तो अब ये जाती है किसके पास, मास्ट सेल के पास जाती है। मास्ट सेल पर जाकर के ये अटैच हो जाती है इस तरीके से, मास्ट सेल के ऊपर जाकर के अटैच हो गई है इस तरीके से, और इसने एलर्जन पकड़ रखा है। और फिर इसके अटैच होते ही मास्ट सेल जो है वो सीक्रेट करती है हिस्टामिन। मास्ट सेल सीक्रेट करेगी हिस्टामिन या फिर सेरोटोनिन, और ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जी के लिए। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि जो मास्ट सेल है ये एलर्जिक रिएक्शन में अपना रोल प्ले करती है, और आईजीई जो है इसको अपन बोलते हैं एलर्जिक एंटीबॉडी। इसको क्या कहा जाता है, एलर्जिक एंटीबॉडी। ब्लड में इनको बेसोफिल कहते हैं मास्ट सेल को, टिश्यू में नाम मास्ट सेल हो जाता है। मास्ट सेल सिर्फ एक ही टाइप की सेल होती है, ये तो आप 11th अगर ढंग से पढ़ी होती तो अभी याद होता। अब आगे अपन बात करते हैं आईजीएम। कौन सी एंटीबॉडी की बात करते हैं, आईजीएम। आईजीएम होती है इम्यूनोग्लोबिन म्यू। म्यू बनाते हैं ना इस तरह का म्यू, तो इम्यूनोग्लोबिन म्यू। अब देखो टोटल क्वांटिटी में है 5 to 10%, और यहाँ पर अपने को याद रखना है इट इज ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन रिस्पॉन्स फॉर एंटीजन। ब्लड प्लाज्मा में 80% रहती है, सबसे बड़ी साइज की एंटीबॉडी है, पेंटामर एंटीबॉडी है, हैवीएस्ट एंटीबॉडी है, हैवीएस्ट एंटीबॉडी है। और जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आप सबसे पहले आईजीएम ही बनाते हो, इसलिए यहाँ लिख रहा फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ डिफेंस। फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ डिफेंस, स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन, क्योंकि 10 एंटीजन एक साथ पकड़ सकती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एग्लूटिनेशन वाली एंटीबॉडी।
अब अपन बात करते हैं, यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं, फर्स्ट सिंथेसाइज एंटीबॉडी। आईजीएम क्या है? आईजीएम है फर्स्ट सिंथेसाइज एंटीबॉडी। और यहाँ पर एक बात और अपने को ध्यान रखनी है कि फीटस कैन synthesize fetus can synthesize its own IgM from fifth month of intrauterine life, fifth month of intrauterine life। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ के फिफ्थ मंथ से, इंट्रायूट्राइन लाइफ के फिफ्थ मंथ से बच्चा अपनी खुद की आईजीएम बना सकता है। अब देखो यहां पर अपन बात करें कि जैसे मान लो एक फीटस है, मदर के अंदर है, और अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो सबसे पहली एंटीबॉडी तो मदर को जाएगी उसको बचाने के लिए। इंट्रायूट्राइन लाइफ का मतलब है जब बच्चा माँ के अंदर ही है, और अगर मदर को इन्फेक्शन हो गया और बच्चा भी अंदर इन्फेक्ट हो गया तो सबसे पहले तो मदर उसको बचाने की कोशिश करेगी आईजी, कौन सी एंटीबॉडी से? आईजीजी से। और फिर अगर बच्चे की एज उस समय 5 महीने की है, मतलब ये जो फीटस है वो 5 मंथ का है, तो फीटस के पास भी एबिलिटी आ गई है कि वो खुद की एंटीबॉडी बना सकता है। और वो खुद की एंटीबॉडी कौन सी होगी? आईजीएम। खुद की एंटीबॉडी कौन सी होगी? आईजीएम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा बताइए, फर्स्ट रिसीव्ड एंटीबॉडी, फर्स्ट रिसीव्ड एंटीबॉडी आईजीजी, फर्स्ट सिंथेसाइज एंटीबॉडी, फर्स्ट सिंथेसाइज एंटीबॉडी आईजीएम। Which antibody is responsible for activation of B lymphocyte? Which antibody is responsible for activation of B lymphocyte? एक तो IgD और दूसरी IgM, दो एंटीबॉडी हैं, एक तो IgD और दूसरी IgM। ठीक है, अब बताइए, which antibody is present in body secretions like tear, saliva and mucus? बोलो। IgA। which antibody is present in colostrum? कोलोस्ट्रॉम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। ठीक है। अच्छा, जैसे एक फीमेल है, एक फीमेल है और वह HIV पॉजिटिव है, एक HIV पॉजिटिव फीमेल है, लेकिन उसके जो बेबी होता है वो नॉर्मल है, वो HIV पॉजिटिव नहीं है, तो फिर डॉक्टर उसको माँ का दूध पीने के लिए परमिशन नहीं देता है। अच्छा बताओ, उस बच्चे को कौन सी एंटीबॉडी मदर से नहीं मिलेगी? IgA नहीं मिलेगी, क्योंकि IgA कहाँ से आ रही है? कोलोस्ट्रॉम से। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी होती है? सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgG। सबसे कम एंटीबॉडी कौन सी होती है? सबसे कम कौन सी होती है? IgE। हैवीएस्ट एंटीबॉडी कौन सी है? IgM। लाइटेस्ट एंटीबॉडी बोलेंगे, लाइटेस्ट एंटीबॉडी IgG। विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा? कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी?
IgG, first synthesized antibody, IgM, allergic antibody IgE. Which antibody is generated at time of parasitic infections? IgE. अब देखो, IgA मतलब अल्फा, G मतलब गामा, M मतलब म्यू, D से डेल्टा और E से एप्सिलॉन। A से अल्फा, D से डेल्टा, M से म्यू, E से एप्सिलॉन, ये सारे एंटीबॉडी की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। इसके बाद अपन इम्यूनिटी का बिगिनर बॉक्स सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? बिगिनर बॉक्स। इनकी फुल फॉर्म आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, केवल नाम याद रखना है आपको। अच्छा, हेल्थ इंक्लूड्स, हेल्थ में क्या क्या शामिल है बताइए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? 4 होना चाहिए, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अच्छा, सेकंड, लाइट चेन एंड हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से जुड़ी रहती बताइए? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन, कोलेस्ट्रॉम में क्या ज्यादा होता है? कोलेस्ट्रॉम में क्या ज्यादा होता है? IgA एंटीबॉडी। अच्छा, फीवर, पीएच एंड बॉडी सीक्रेशंस, कौन सा बैरियर बनाएंगे? बोलिए। फिजियोलॉजिकल बैरियर, कौन सा बैरियर बनाएंगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहला स्पेसिफिसिटी, फिर डाइवर्सिटी, फिर मेमोरी, ये सभी इसके अंदर शामिल हैं। तो अपना बिगनर बॉक्स 1। इसके बाद अपन बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। डाइवर्सिटी का मतलब इट कैन रिकॉग्नाइज वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। आगे अपन देखते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इसके अंदर देखो, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन सस्पेंशन है एटीन्यूटेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस का, या एंटीजेनिक प्रोटीन है ये पैथोजन का, जिसको या तो मुंह से दे सकते हैं या इंजेक्शन से दिए जा सकते हैं, और इसके अगेंस्ट ये क्या बनाता है? पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाता है, तो ये वैक्सीन होता है। वैक्सीन जो वर्ड है, वैक्सीन जो वर्ड है वो वैका से लिया गया है। वैक्सीन वर्ड लिया है वैका से। वैका का मतलब होता है काउ। वैक्सीन लिया है वैका से, और वैका का मतलब होता है काउ। डेड पैथोजन हो सकता है लेकिन डेड एंटीजन नहीं बोलेंगे। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, वैक्सीन वर्ड जो है वो वैका से लिया है। वैका का मतलब होता है काउ। सबसे पहला वैक्सीन जो था वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था 1796 में। फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने क्रिएट किया है, और इसलिए अपन इनको बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनिटी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनिटी। एटीन्यूटेड का मतलब ही इनएक्टिवेटेड होता है, जिसकी डिजीज कॉजिंग पावर खत्म कर चुके हों वो एटीन्यूटेड हो जाएगा। डिजीज कॉजिंग पावर अगर आपने खत्म कर दी तो वो एटीन्यूटेड कहलाएगा। अब देखो, इसकी हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं कि पहला वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने, और इसलिए अपन इनको बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनिटी। और उन्होंने ये कहा कि जो ये जिस जहाँ पर ये नौकरी करते थे, जहाँ पर ये रहा करते थे, जहाँ इनकी जॉब थी, वहां पर जो गाय पालने वाले लोग बहुत सारे रहते थे, इनको मिल्क मेड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क मैन और मिल्क मेड। जो अपन ने देखा ना, दूध वाले जो रहते हैं उनको अपन बोलते हैं मिल्क मैन या मिल्क मेड। तो वहां पर एक बीमारी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और उसको बोलते थे ये काउ पॉक्स। क्या बोलते थे? काउ पॉक्स। अब देखो, एडवर्ड जेनर ने नोटिस किया
कि जो मिल्क मेड होते हैं उनमें एक बीमारी खास तौर पर देखी जाती है, उसको बोलते हैं काउ पॉक्स, और उससे उनके शरीर पर निशान हो जाते हैं, स्कैब्स, मतलब इस तरह के दाने दाने जैसे निशान हो जाते हैं, इनको स्कैब्स बोलते हैं। अब एक दिन इसके गांव में फैल गया स्मॉल पॉक्स। क्या फैल गया? स्मॉल पॉक्स फैल गया। अब बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स की वजह से मरने लगे, बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स की वजह से मरने लगे। लेकिन एडवर्ड जेनर ने जब नोटिस किया कि जिस इंसान के पहले काउ पॉक्स के स्कैब हो गए हैं, जिस इंसान को लाइफ में पहले काउ पॉक्स हो गया था और उसके शरीर पर इस तरह के दाने बने हुए थे, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। जिसको लाइफ में पहले काउ पॉक्स हो गया था और जिसके शरीर पर काउ पॉक्स के दाने थे, उस इंसान में स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो ये सोचने लगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, स्मॉल पॉक्स तो सभी लोगों को हो रहा है और बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं, लेकिन जिस इंसान के शरीर पर काउ पॉक्स के निशान हैं, इसका मतलब वो पहले काउ पॉक्स से इन्फेक्ट हो चुका है और वो इन्फेक्ट होकर के काउ पॉक्स से ठीक हो चुका है। और जिसको एक बार काउ पॉक्स हो गया और वो उससे रिकवर हो गया, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। अब ये इसका कारण जानने की कोशिश करने लगा, इसका रीजन पता करने लगा कि भाई आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक दूध वाला था, उसके इस तरह के सोर हो रहे थे, इनमें इस तरह का पानी भर जाता है, व्हाइट व्हाइट सा, इसको अपन बोलते हैं सोर, छाला, छाला बोलते हैं ना अपन इसको। तो सोर हो रहे थे एक दूध वाले के, और उसको हो रहा था काउ पॉक्स। क्या हो रहा था? काउ पॉक्स हो रहा था। अब उसने क्या किया, इसके सोर से एक जो मटेरियल इसके अंदर है वो इसने निकाला, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो इसने निकाला इंजेक्शन से, और इंजेक्शन से लिक्विड निकाल करके एक 8 साल के बच्चे के अंदर ये मटेरियल इसने इंजेक्ट कर दिया। तो काउ पॉक्स में भी पूरे शरीर पर छाले हो जाते हैं। अब इसने क्या किया, एक दूध वाला था, उसके काउ पॉक्स हो रहा था और उसकी बॉडी के ऊपर सोर हो रहे थे। तो इंजेक्शन से उस सोर में जो फ्लूइड भरा हुआ था वो निकाला और एक 8 साल के छोटे बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अच्छा बताओ, तो फिर उस 8 साल के बच्चे को काउ पॉक्स होगा या नहीं होगा? होगा। तो फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद उस बच्चे के अंदर काउ पॉक्स हो गया और वो फिर काउ पॉक्स से पूरी तरह से ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, अब उसी बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स वाला मटेरियल डाल दिया। किस बच्चे में डाला? जिसमें पहले काउ पॉक्स का इंजेक्शन लगाया था। अब उसी को मटेरियल में भी अपन देख रहे हैं ना, जो ये स्कैब होते हैं स्मॉल पॉक्स में भी, तो उसका फ्लूइड निकाल करके डाला। और जैसे उसका फ्लूइड निकाल करके डाला तो उस बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स होना चाहिए था, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, उसके अंदर डिजीज के सिम्टम अपीयर नहीं हुए। फिर उसके बाद इसने यही एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे इंसान पर भी ट्राई किया, लेकिन उसको भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो फिर इसने सोचा कि अगर मैं सारे ही लोगों में काउ पॉक्स के इंजेक्शन लगा दूं, अगर मैं सारे ही लोगों में काउ पॉक्स के इंजेक्शन लगा दूं, तो स्मॉल पॉक्स इनके लिए जानलेवा नहीं होगा। अरे काउ पॉक्स हो जाएगा ना, उससे मरेगा तो नहीं है, ठीक हो जाएगा नहीं। तो काउ पॉक्स से तो ठीक हो जाएगा और स्मॉल पॉक्स तो लाइफ में होगा ही नहीं। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो फिर इस तरह से पहला वैक्सीन बना और उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि काउ पॉक्स में लगा लगा के काउ पॉक्स के इंजेक्शन और लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाना शुरू किया। और इस टर्म को उसने क्या दिया, इस प्रोसेस को उसने कहा वैक्सीनेशन। क्या कहा उसने? वैक्सीनेशन कहा। चलिए फिर आगे अपन बात करते हैं। अब यहाँ पर एक गड़बड़ थी कि अगर किसी इंसान को काउ पॉक्स से, सॉरी, स्मॉल पॉक्स से बचाना है, तो फिर उसके अंदर काउ पॉक्स का पैथोजन डालना पड़ेगा। मतलब उसको एक बार तो बीमार होना ही है, उसको एक बार तो बीमार होना ही है। लेकिन लुईस पास्चर ने कहा कि भाई अगर आप इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हो तो बीमारी क्यों करो,
आप उस पैथोजन को इनएक्टिव कर दो ना, तो इसने क्या डिस्कवर किया, इसने पैथोजन को इनएक्टिव करने का प्रोसेस डिस्कवर किया। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, भाई देखो जो अपन ने अभी पढ़ा एडवर्ड जेनर, वो तो लाइव पैथोजन डाल रहा था, जिंदा पैथोजन डाल रहा था, लेकिन इसने उसी पैथोजन को इनएक्टिव करने का प्रोसेस बताया, और इनएक्टिव कर करके इसने बहुत सारे पैथोजन इनएक्टिव किए और कई सारे वैक्सीन बनाए, जैसे चिकन, कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज। पैथोजन की डिजीज कॉजिंग पावर खत्म हो जाती है तो उसको अपन एटीन्यूटेड या इनएक्टिवेटेड कहते हैं। पैथोजन की डिजीज कॉजिंग पावर खत्म हो जाती है ना, तो वो इनएक्टिवेटेड या एटीन्यूटेड कहलाता है। और हमने पैथोजन को इनएक्टिव कर दिया, एटीन्यूट कर दिया, और फिर उस तरह से 3 तरह के वैक्सीन बनाए। एक चिकन कोलेरा का, जो मुर्गियों के अंदर दस्त पैदा करता है, कोलेरा पैदा करता है। इसके अलावा एंथ्रेक्स का भी वैक्सीन बनाया और रेबीज का भी वैक्सीन बनाया। अब अपन बात करते हैं कि इनएक्टिव कैसे करते हैं। तो एक तो इसको ये हाई टेम्परेचर पर, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर एक्सपोज कर दो पैथोजन को। टेम्परेचर, उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हर एक पैथोजन के लिए, उस टेम्परेचर पर वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसे में या तो इसको टेम्परेचर पर एक्सपोज कर दो, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन से इनएक्टिव कर दो। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं इनएक्टिव करने के। तो अपन देखते हैं रेबीज तो जो कार्निवोरस एनिमल्स के बाइट से होता है, ये सब चीजें तो डिजीज वाले ग्रुप में पढ़ाई जाएगी आगे जब बीमारियां आती है। तो इसको याद करना है अगर आपको, तो इसकी अपन कार शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, कार। सी से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, अरे सी से हो जाएगा चिकन कोलेरा। सी से क्या हो जाएगा, चिकन कोलेरा। ए से क्या हो जाएगा, एंथ्रैक्स। और आर से क्या हो जाएगा, रेबीज। तो चिकन कोलेरा, एंथ्रैक्स और रेबीज, ये 3 वैक्सीन बनाए। किसने बनाए, लुईस पास्चर ने। किसने बनाए, लुईस पास्चर ने। अब देखो यहां पर बात करते हैं वॉन बेरिंग की। अभी तक अपन जो बात कर रहे थे वो थी एक्टिव इम्यूनिटी की। किसकी बात कर रहे थे, एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। कोलेरा इंसानों में होता है, चिकन कोलेरा बर्ड्स में होता है। वॉन बेरिंग की बात कर रहे हैं अब अपन, और वॉन बेरिंग को अपन बोलते हैं फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। और आपको याद होगा पैसिव इम्यूनिटी में अपन ने क्या दी थी, पैसिव इम्यूनिटी किससे मिलती है, बताओ। पैसिव इम्यूनिटी किससे मिलती है, हाँ जी, सीरम से। एंटी सीरम एंटी वेनम, कुछ याद आ रहा है। तो ये जो एंटी सीरम एंटी वेनम बनाना है ना, वो सब किसने सिखाया है, वॉन बेरिंग ने। किसने सिखाया है, वॉन बेरिंग ने सिखाया है। अब देखो क्या था, एक 5 साल की छोटी बच्ची थी और उसको हो रहा था डिप्थीरिया। कौन सी बीमारी हो गई थी, डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया इन्फेक्शन होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी का। किसका इन्फेक्शन होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी का इन्फेक्शन होता है, और ये गले में होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है। तो डिप्थीरिया क्या है, इट इज इन्फेक्शन ऑफ कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी एंड इट इज थ्रोट इन्फेक्शन। अब इसके अंदर बच्चे को तेज बुखार आता है, उसका गला जो है वो स्वेलअप हो जाता है, उसको खाना खाने में परेशानी आने लगती है, सांस लेने में परेशानी आने लगती है। तो वॉन बेरिंग एक डॉक्टर हैं, और इनके पास एक 5 साल की छोटी बच्ची आई है। कितने साल की छोटी बच्ची आई है, 5 साल की छोटी बच्ची आई है, और उसको हो रहा है डिप्थीरिया। क्या हो रहा है उसको, डिप्थीरिया हो रहा है, और डिप्थीरिया की वजह से उसकी हालत खराब हो रही है। अब जो है ये बच्ची वॉन बेरिंग को दिखाने के लिए इनके घर पे आती है, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए वॉन बेरिंग के पास आती है, और अपने साथ एक शीप का एक छोटा बच्चा भी लेके आती है, भेड़ का बच्चा लेके आती है। और वॉन बेरिंग कहता है कि भाई जो मेरी क्लिनिक है इसके ऊपर मैं एनिमल्स को अलाउ नहीं करता हूँ, आप ये शीप का जो बच्चा है इसको लेके मत आया करो।
तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि भाई ये जो छोटी बच्ची है इसको तो शीप का बच्चा ही बहुत पसंद है, ये हमेशा दिन भर इसके साथ खेलती है और इसके बिना कहीं बाहर जाती नहीं। तो अब क्या करें, दवाइयाँ दी गई। अब उस बच्ची को इन्होंने दवाइयाँ वगैरह दे दी और दवाइयाँ देने के बाद वो अपने घर आ गई, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 3 दिन बाद ये दोबारा वॉन बेरिंग के पास गए तो देखा तो बच्ची की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने दी थी उसका कोई असर हुआ नहीं है। अब जब ये दोबारा वॉन बेरिंग के पास गए तब भी शीप का बच्चा इनके साथ था। अब वॉन बेरिंग ने देखा कि इस बार शीप के अंदर भी क्या आ रहे हैं, डिप्थीरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। शीप के अंदर भी डिप्थीरिया के सिम्टम आ रहे हैं और बच्ची में तो पूरे सिम्टम आ ही गए थे। तो उन्होंने मेडिसिन चेंज करके और बच्ची को बोला 3 दिन बाद दोबारा दिखाना। फिर ये नई मेडिसिन लेकर के गए, फिर वो बच्ची ने मेडिसिन खाई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर दोबारा वॉन बेरिंग के पास आए कि डॉक्टर साहब 2 बार दवाई चेंज करके देख ली लेकिन इसकी कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बताओ क्या करें। अब जब थर्ड टाइम वॉन बेरिंग के पास गए तो वॉन बेरिंग ने देखा कि शीप बिल्कुल ठीक थी, बिना दवाई के शीप ने अपने आप को ठीक कर लिया, लेकिन उस बच्ची की कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। वॉन बेरिंग सोचने लगा कि बच्ची को मैंने कोई दवा नहीं दी फिर भी ये अपने आप ठीक हो जाती है, ऐसा क्यों। तो शीप का ब्लड एग्जामिन किया और शीप के ब्लड में क्या मिले, एंटीबॉडीज। क्या मिले, एंटीबॉडीज मिले। इसका मतलब ये एंटीबॉडी शीप ने किसके अगेंस्ट बनाए होंगे, डिप्थीरिया के अगेंस्ट बनाए होंगे। तो फिर उसने क्या किया कि डिप्थीरिया का एंटीजन शीप में इंजेक्ट कर दिया। उसने क्या किया, डिप्थीरिया का एंटीजन शीप में इंजेक्ट कर दिया और उसके अंदर ढेर सारे एंटीबॉडी बना लिए। और फिर इन एंटीबॉडीज को उसने क्या बनाने में इस्तेमाल किया, उसने बनाया एंटी डिप्थीरियल सीरम। तो शीप के एंटीबॉडी से उसने क्या बनाया, एंटी डिप्थीरियल सीरम बनाया। और फिर उस एंटी डिप्थीरियल सीरम को का इंजेक्शन उस छोटी बच्ची की लगाया, उस छोटी बच्ची के लगा। देखो फर्स्ट टाइम एनिमल्स के एंटीबॉडी ह्यूमन बींग्स में यूज किए जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम एनिमल्स के एंटीबॉडी ह्यूमन बींग्स में यूज किए जा रहे हैं, तो इनको डर भी लग रहा है कि भाई हो सकता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स के अंदर एनिमल के एंटीबॉडी एलर्जी कर दें, हो सकता है कि बच्ची की डेथ हो जाए। तो ऐसे में रिस्क तो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसने इसके पेरेंट्स को कन्विंस करके और ये एक रिस्क लिया। बच्ची की बॉडी के अंदर शीप की एंटीबॉडी डाली और बच्ची थोड़े दिन बाद ही रिकवर हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई। तो इस तरह से हमने एंटीबॉडीज जो है वो एनिमल्स के अंदर बनाना शुरू कर दिया और उनका सीरम निकाल करके उसको हमने एंटी सीरम की तरह यूज करना चालू कर दिया है। तो ऐसे में अपन ने देखा कि एंटीबॉडीज जो हैं वो सीरम में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको किसी पर्सन के अंदर एंटीबॉडी देखनी है तो अपन कहाँ पर देखेंगे, सीरम देखेंगे। अब एक स्टूडेंट का डाउट है, सर कोरोना के केस में एंटी सीरम क्यों नहीं यूज करते हैं। अरे करते तो हैं, प्लाज्मा ले रहे हैं ना अपन। जो बंदा कोविड से रिकवर हो चुका है उसका प्लाज्मा डोनेट करता है या नहीं, अरे बोलो। और उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है या नहीं, होती है ना। तो अपन ये काम कर तो रहे हैं, कोविड में भी कर रहे हैं अपन ये काम, लेकिन अभी तक उसमें एनिमल्स के में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाई है अपन ने। अब एंटीबॉडी अगर गर्ल बना लेती खुद की, अगर उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता कि वो खुद की एंटीबॉडी बना लेती, तो फिर डॉक्टर साहब के यहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी। उसका इम्यून सिस्टम वीक रहा होगा ना, तभी वो एंटीबॉडी नहीं बनाए। स्कैब तो टेम्परेरी होते हैं, लेकिन अगर आप इनको, जैसे किसी के अंदर फ्रेश स्कैब है अगर उसको खुजालो तो निशान परमानेंट हो जाते हैं, चेहरा ओमपुरी जैसा दिखने लग जाता है। इसलिए स्कैब पूरी तरह से अपने आप ठीक होने देना चाहिए। वॉन बेरिंग के पास कोई बड़ा भारी माइक्रोस्कोप जैसे अपन कह रहे हैं ना, तो वॉन बेरिंग के पास पावरफुल माइक्रोस्कोप रहा होगा। अरे माइक्रोस्कोप के बिना आंखों से थोड़ी ना एंटीबॉडी दिख जाएंगे। तो फिर इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं कि अगर आपसे पूछे एक्टिव इम्यूनिटी की डिस्कवरी किसने दी, पहला वैक्सीन किसने बनाया, तो बोलो क्या बोलोगे।
फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाया? एडवर्ड जेनर। कौन सी डिजीज के अगेंस्ट बनाया है? बोलो बोलो, कौन सी डिजीज के अगेंस्ट बनाया है? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। ये बताओ एक्टिव इम्यूनिटी थी या पैसिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी है। अच्छा बताओ, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन कौन हो जाएगा? फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन कौन हो जाएगा? वॉन बेरिंग। कौन हो जाएगा? वॉन बेरिंग। और फर्स्ट एंटी सीरम जो बनाया वो कौन सा था? फर्स्ट एंटी सीरम एडीएस, एंटी डिप्थीरियल सीरम। अच्छा बताओ, एंटी डिप्थीरियल सीरम वाज प्रिपेयर्ड इन, एंटी डिप्थीरियल सीरम किस में बनाया? शीप में बनाया। और इस तरह से अपन फिर एंटी सीरम और एंटी वेनम ये बनाने लगे एनिमल्स में और उनको अपने अंदर रिसीव करने लगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी? हो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी। बार बार डिप्थीरिया नहीं होगा भाई, वो बच्ची खुद की एंटीबॉडी बना लेगी, ठीक हो जाएगी तब। फिर अपन आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं वैक्सीन्स की। और वैक्सीन अपने पास कई तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है जिसके अंदर अपन पैथोजन को एटीन्यूट करके देते हैं या किल्ड करके देते हैं। तो या तो पैथोजन को एटीन्यूट करके दे देंगे या फिर उसको किल करके देंगे। और दूसरा होता है कि बैक्टीरिया जो पॉइजन छोड़ता है वो टॉक्सिन, याद करो पहले पढ़ चुके हैं अपन ये। इसके अलावा अपने पास होते हैं रिकॉम्बिनेंट एंटीजेनिक प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट एंटीजेनिक प्रोटीन, एटीन्यूटेड मतलब इनएक्टिवेटेड, एटीन्यूटेड मतलब इनएक्टिवेटेड। अब देखो, अब सबसे पहले अपन एटीन्यूटेड की बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले तो इसको वीक बना देंगे, इतना वीक कि ये डिजीज कॉज नहीं कर पाए। और दूसरा है इनको हीट किल कर देंगे, मतलब केवल एंटीजेनिक पार्ट रहने देंगे, ओनली एंटीजन, ये सिर्फ एंटीजन ही रह जाए। तो ये दोनों या तो वीक कर दोगे तब भी एंटीजन रह जाएगा या किलिंग कर दोगे तब भी एंटीजेनिक पार्ट रह जाएगा। हीट किलिंग में अपन एक डेफिनेट टेम्परेचर पे इसको एक्सपोज करते हैं, लेकिन ये रिस्की है। हीट किल्ड वाला वैक्सीन एक बार पोलियो का बनाया था और वो फेल हो गया था, क्योंकि जितनी हीट उस पोलियो के वैक्सीन को बनाने में वायरस को जिस हीट पर एक्सपोज करना था उतनी हीट नहीं मिली। तो ऐसे में वायरस इनएक्टिव नहीं हुआ, एक्टिव रह गया। और एक्टिव रह गया तो जिस जिस बच्चे को पोलियो का टीका लगा उसके अंदर पोलियो हो गया था। तो ये जो इस तरह के जो वैक्सीन होते हैं वो उतने सेफ नहीं होते हैं। इनको अपन बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। जैसे ये वाला हो गया, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये वाला हो गया फर्स्ट जनरेशन है, लेकिन ये वाले सेकंड जनरेशन वैक्सीन होते हैं। ठीक है। तो अब देखो, वैक्सीन में सबसे पहले तो अपन कंप्लीट पैथोजन यूज करेंगे, या तो उसको इनएक्टिव कर देंगे, उसको किल कर देंगे, या फिर बैक्टीरिया जो पॉइजन छोड़ता है उसको इनएक्टिव करके टॉक्सॉइड बना लेते हैं। याद करो टीटी और डीटी पहले पढ़ाया था ना। उसके बाद अपन बात करें रिकॉम्बिनेंट एंटीजेनिक प्रोटीन। ये रिकॉम्बिनेंट एंटीजेनिक प्रोटीन है, ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इससे बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इससे बनाया जाता है। अब देखो, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एटीन्यूएशन दो तरह का होता है, या तो वीकेंड या फिर किल्ड। और पहले जब अपन ने बात की थी कि वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है? मेमोरी प्रॉपर्टी। याद करो, जब मेमोरी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपका इम्यून सिस्टम की, तो आपको बताया था ना कि वैक्सीन्स आर बेस्ड ऑन मेमोरी प्रॉपर्टी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। वैक्सीन्स आर बेस्ड ऑन मेमोरी प्रॉपर्टी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। अब एक एक करके सभी वैक्सीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं लाइव या नेचुरल एटीन्यूटेड, जिसके अंदर अपन बात करें स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन में हम स्मॉल पॉक्स के वायरस को इनएक्टिव करते हैं। पहले स्मॉल पॉक्स के वायरस को इनएक्टिव करके उसकी डिजीज कॉजिंग पावर खत्म करते हैं और फिर उसको इंजेक्ट करते हैं। ऐसे ही रोटा वायरस, ये रोटा वायरस होता है, इसकी वजह से होता है वायरल डायरिया।
वायरल डायरिया होता है रोटा वायरस से। इसके अंदर भी अपन बात करेंगे, इनएक्टिव वैक्सीन देंगे या नेचुरल एटीन्यूटेड वैक्सीन देंगे। BCG ये टीबी के अगेंस्ट दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, याद आ रहा है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है। OPV इसको अपन बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन जो अपन मुंह से पिलाते हैं ना, वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसको अपन बोलते हैं OPV। इसके अलावा अपन बात करते हैं, रोटा वायरस से वायरल डायरिया होता है, वैसे डायरिया बैक्टीरिया से भी होता है, तो अपन यहाँ पर रोटा वायरस में वायरल डायरिया लिखेंगे। MMR इसके अंदर 3 बीमारियों का टीका है, ये मीजल्स, मम्स और रुबेला, ये 3 बीमारियों का टीका है, मीजल्स, मम्स और रुबेला। ओरल पोलियो वैक्सीन जो आजकल मुंह से पिलाया जा रहा है उसको अपन बोलते हैं पोलियो वैक्सीन, बोल रहे ना तो पोलियो से ही बचाएगा ये। रुबेला होती है जर्मन मीजल्स, रुबेला क्या होता है, जर्मन मीजल्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है फुल फॉर्म, मीजल मम्स रुबेला, रुबेला होता है जनरल मीजल्स। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV इसको 7 टाइप 1 भी कहते हैं, क्या कहा जाता है, 7 टाइप 1। तो पोलियो वैक्सीन 2 तरह के आते हैं, एक मुंह से पिलाने वाला और दूसरा इंजेक्शन से लगाने वाला। इंजेक्शन से लगाने वाले को साल्क पोलियो वैक्सीन कहते हैं, साल्क पोलियो वैक्सीन। साल्क पोलियो वैक्सीन IPV लिखा हुआ ना यहाँ, IPV, IPV का मतलब होता है इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, ये इंजेक्शन से लगाया जाता है। तो अगर बच्चे को 2 बूंद पिला दो ओरल पोलियो वैक्सीन, और अगर इंजेक्शन से लगा दोगे तो IPV। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसके अंदर जिंदा पोलियो वायरस होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन में जिंदा पोलियो वायरस होता है, बस उसके डिजीज कॉजिंग पावर खत्म कर देते हैं। और इसके अंदर इंजेक्टेबल में किल्ड होता है, इसको हीट किलिंग करके इनएक्टिव करते हैं। अब सोच लो, अगर जिंदा वायरस पिलाओगे तो ज्यादा इम्यूनिटी बनेगी ना, तो ओरल पोलियो वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होता है, ओरियो पोलियो वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होता है। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है टाइप में, ऊपर हेडिंग देखो, ये लाइव है, इसके अंदर जिंदा वायरस है, ये किल्ड है, इसके अंदर किल्ड पैथोजन है, ये टॉक्सॉइड है, मतलब टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके ले रहे हैं, इसलिए अपन इसको सब यूनिट कह रहे हैं। मम्स एक बीमारी होती है, पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होती है उसमें। इसके अलावा यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन है या सबयूनिट वैक्सीन है, जैसे हेपेटाइटिस बी। अभी डिटेल में इसको अपन ने पढ़ा नहीं है, केवल मैं नाम बता रहा हूँ। आगे देखो, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस, सब यूनिट वगैरह अभी बताऊंगा मैं। वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस, इसको काली खांसी भी कहते हैं या कुकर खांसी भी कहते हैं। इसके अंदर बच्चे को खांसी के दौरे पड़ते हैं, खांस खांस करके बच्चा पूरी तरह से लाल हो जाता है और खांसते खांसते उल्टी करता है, और इसको अपन 100 दिन की खांसी भी कहते हैं, क्योंकि ये 100 दिन के बिना मिटती नहीं है। 100 डेज कफ इसको कहा जाता है, और इसके अगेंस्ट अपन टीका लेते हैं, और वो होता है पर्ट्यूसिस का टीका। किसका होता है, पर्ट्यूसिस का टीका। और आजकल बच्चों को बचपन में ही लगा देते हैं DPT का 3 टीके। बच्चे को कितने टीके लग जाते हैं, DPT के 3 टीके लग जाते हैं, जिसके अंदर एक तो डिप्थीरिया का लगता है, एक पर्ट्यूसिस का लगता है और एक टेटनस का लगता है। 3 बीमारियों का एक टीका है, इसलिए DPT वाले को अपन बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। क्या कहा जाता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, क्योंकि इसमें 3 बीमारियों के एंटीजन है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। एक तो डिप्थीरिया का, एक पर्ट्यूसिस का और एक टेटनस।
डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टेटनस। हो गया जी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं टैब वैक्सीन। ये टाइफाइड के लिए लगता है। टैब वैक्सीन किसके लिए लगता है? टाइफाइड के लिए लगता है। ज्यादा का टीके जो है 8 साल तक की एज तक पूरे कर लिए जाते हैं। ज्यादा का टीके 8 साल की एज तक पूरे कर लिए जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस समय मैच्योर हो रहा होता है। और ये जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि इसमें किल्ड या हीट किल्ड पैथोजन दिए जाते हैं। एटीन्यूडेड का मतलब इनएक्टिवेटेड। यहाँ पर बात करें रेबीज की। रेबीज जो है ये कार्निवोरस एनिमल्स की बाइट से होता है। इन्फेक्टेड होना चाहिए एनिमल। जैसे इन्फेक्टेड कुत्ता अगर काट लेता है, रेबीज से इन्फेक्टेड कुत्ता अगर काट लेता है तो रेबीज हो जाता है। अब ये जो रेबीज होता है वो टैब वैक्सीन टाइफाइड के लिए दिया जा रहा है। टैब का मतलब होता है टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए और बी। क्या कहते हैं इसको? टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए और बी। आप टैबलेट वगैरह कुछ भी खा लेंगे ये सही नहीं होगा। अब देखो रेबीज की बात करते हैं। रेबीज रेब्डो वायरस से होता है या स्ट्रीट वायरस से होता है। रेब्डो वायरस या स्ट्रीट वायरस से होता है, और ये इन्फेक्टेड कार्निवोरस एनिमल की बाइट से होता है। और इसके अंदर ब्रेन के अंदर कुछ खास तरह की सेल्स बन जाती हैं, और उसकी वजह से पागलपन हो जाता है, और उसके बाद वो पूरी तरह से दूसरे इंसानों पर अटैक करता है। उसके बाद उसको पैरालिसिस हो जाता है और फिर वो मर जाता है। तो रेबीज के लिए भी अपन क्या देते हैं? किल्ड वैक्सीन देते हैं। इन्फ्लुएंजा, इसको फ्लू भी कहा जाता है, तो फ्लू का जो वैक्सीन है वो भी किसके अंदर आएगा? किल्ड में। निमोनिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो भी कैसा है? किल्ड वैक्सीन के टाइप में है। कोलेरा, कोलेरा के लिए भी क्या दे रहे हैं अपन? किल्ड वैक्सीन दे रहे हैं। इसके अलावा देखो टीटी, टीटी की फुल फॉर्म बताओ। पहले टीटी की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है? कोरोना में सब यूनिट वैक्सीन दे रहे हैं, किल्ड नहीं दे रहे हैं। टीटी की फुल फॉर्म है टेटनस टॉक्सॉइड। डिप्थीरिया, डीटी, डीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरियल टॉक्सॉइड। डीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरियल टॉक्सॉइड। इसके बाद बात करते हैं बॉट्युलिज्म। बॉट्युलिज्म होता है किससे? क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्युलिनियम। किससे होता है? क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्युलिनियम से होता है। और ये जो है ये या तो पैक्ड फूड से होता है या कैंड फूड खाने से होता है। डब्बा बंद खाना आजकल मार्केट में मिलता है ना, जैसे मैगी आती है प्लास्टिक के कप में, उसको गर्म करते ही बन जाती है वो, तो उसके अंदर क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम हो सकता है, और ये रिलीज करता है टॉक्सिन, और उस टॉक्सिन से पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है ये। अब अपन बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन यानी सब यूनिट वैक्सीन या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और हेपेटाइटिस वैक्सीन कैसे बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। और किस में बनाया? ट्रांसजेनिक ईस्ट में। अब इसको अपन डिटेल में समझते हैं। देखो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये सब यूनिट वैक्सीन है, और ये सब यूनिट वैक्सीन है, और ये हम तैयार करते हैं किससे? ये तैयार करते हैं किससे? आरडीटी। आरडीटी, आरडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये बनाया जाता है किसके अंदर? ये बनाया जाता है ट्रांसजेनिक ईस्ट में बनाया जाता है। ये बनाया जाता है किसमें? ट्रांसजेनिक ईस्ट में बनाया जाता है। अब देखो कैसे बनता है ये अपन देखते हैं। सबसे पहले ये अपने पास है हेपेटाइटिस बी का वायरस।
ये अपने पास है हेपेटाइटिस बी का वायरस, और ये हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है, ये डीएनए वायरस होता है। ये हेपेटाइटिस बी का वायरस कैसा है? ये डीएनए वायरस है। हेलो। हाँ, स्क्रीन शेयर एंड हो गया है, स्क्रीन विजिबल नहीं है, आवाज भी नहीं आ रही। मैं अभी चेक करता हूँ, 1 मिनट रुको। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, ऐसा करेंगे, ये जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है इसको बाद में पढ़ लेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो आज यहीं पर ही एंड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को डिटेल में। अभी क्या है, यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम हो रही है तो ये बंद हो गया है, और क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। ये स्क्रीन बंद हो गई अपने आप ही, ब्लैक हो गई थी फिर बंद हो गई। ये जो यहाँ पर पीपीटी चल रही थी, वो पीपीटी कहाँ गई? वो पीपीटी सब गायब हो गई थी, ये आ गया था बिल्कुल, फिर चला गया वो चला गया। वो तो लाइट गई तो फिर अपने आप ही गया, क्या करें? देखो अगर उसमें सेव हो रहा है। कौन सी वाली? वो बताओ आप। ये वाली थी पीपीटी सेकंड वाली। ये ये तो हाँ, ये हाँ, इसी पे हाईलाइट भी हो रहा है। बस वो जो आपने पढ़ाया वो गया। देखो कहाँ से और आगे यहाँ से? हाँ, यहाँ से चला गया। चला गया ना, आपने एक्सप्लेन किया होगा। हाँ, लिखा था ना, वो तो चला गया। तो ये लाइट जाने पर ये बंद क्यों हो जाता है? जैसे होता नहीं, देखो देखो कहीं सेव हो रहा हो नहीं, पॉसिबल नहीं। ये तो डायरेक्ट बंद हुआ है ना, तो कंटेंट रहेगा। ये जब तक नहीं करते ना, मतलब ये वो तो चीज करने का तो टाइम ही नहीं था ना, वो तो बंद ही हो गया, वो तो ब्लैक ही हो गई पूरा ही। देखो पीपीटी शेयर नहीं हो रही। क्या करें? क्लास का तो एंड हो गया। क्लास का एंड हो गया। हाँ, क्लास तो एंड हो गई।
वो मैं आपको वो भी सेंड कर रहा हूँ। और इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ऐप पर डाल देना, मैं अपना फोन नंबर दे दूंगा, उस पर आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है बच्चों, अभी ये पीपीटी मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ से। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, दोबारा से देखेंगे।